40 करोड़ एक, 40 करोड़ दो, 60 करोड़। जिस गरीब घर जमाई के पास अपनी टूटी साइकिल का पंचर बनाने तक के पैसे नहीं थे, कैसे उसने लगा दिए एक कालीन के लिए 60 करोड़ की बोली। जिस बेशकीमती कालीन को बड़े बड़े करोड़पति भी खरीद नहीं पाए थे, उसे कैसे खरीद लिया एक गरीब फटीचर घर जमाई ने। जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन को दबाकर अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए इस दिलचस्प कहानी को, जिसने बना दिया एक गरीब को मिनटों में करोड़पति। अगर आपको भी जानना है इस कहानी में छुपे हुए राज, तो इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें, डाउनलोड करें पॉकेट एफएम। ये कहानी अभी बिल्कुल मुफ्त में सुनाई जा रही है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस भिखारी को बाहर निकालो यहाँ से। डिलीवरी करने वाले को किसने पार्टी में बुलाया? लोग अपनी औकात देखते नहीं हैं, सीधे अमीरों की पार्टी में घुस जाते हैं। अच्छा खाना ही खाना था तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेता। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया। मेरी गर्लफ्रेंड वैभवी की बर्थडे पार्टी है यहाँ। वैभवी जी तेरी गर्लफ्रेंड है? अरे तू सपने तो अपनी औकात के देख। चल निकल यहाँ से। हम तो सोच रहे थे तू अच्छा खाना खाने आया है, लेकिन तू तो बातें भी औकात से बढ़कर करता है। अब अभिनव के सहने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों में आग थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वैभवी, वैभवी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, या तुम और तमाशा चाहती हो? अभिनव की आवाज सुनते ही वैभवी भागी भागी बाहर आई तो वो देखती है कि अभिनव अपने डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने हुए हाथों में केक का डब्बा लिए बाहर खड़ा था। अभिनव, आज मेरा बर्थडे है, ये क्या ड्रामा मचा रखा है तुमने? मैं तो तुम्हें बर्थडे विश करने ही आया था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केक भी लेके आया हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तुम इनसे बोलो ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अभिनव, तुम इस 50 रुपए की पेस्ट्री को केक कहते हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहने की? तभी पीछे से सूट बूट पहने देवेन आया, जिसने आते ही अभिनव का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे अभिनव, कुछ डिलीवरी करने आए हो क्या? वैभवी, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना घटिया कैसे हो सकता है? एक भिखारी आदमी को तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, कैसे? ग्रो अप माय लेडी। ऐसा कुछ नहीं है। इस जैसा लो क्लास लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं होगा। अगर मेरे साथ कोई रहेगा तो वो तुम हो देवेन। एटलीस्ट मेरे स्टैंडर्ड के तो हो। वैभवी, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ कैसे रह सकती हो? मैंने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई बचाकर तुम्हें घर गिफ्ट करने का वादा किया था, याद है ना तुम्हें? अभिनव, तुम उस कमाई से घर नहीं चौल खरीदोगे। न तो तुम्हारी औकात है और न इज्जत। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो इस समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ये मत भूलो कि इसी फटीचर के साथ तुमने इतने साल गुजारे हैं वैभवी। अभिनव, ये फालतू की बातें करने का वक्त नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सब सुनने के बाद अभिनव यहाँ रुककर और भी ज्यादा बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, तो वो वहाँ से चुपचाप निकल गया और एक सुनसान जगह पर जाकर बेहोशी की हद तक उसने शराब पी ली। बेहोश होने के बाद अभिनव को कुछ याद नहीं था। उसके बाद कुछ लोग वहाँ आए और बेहोशी की हालत में ही अभिनव को वहाँ से उठा ले गए और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो एक खूबसूरत लड़की के साथ बेड पर सो रहा था, जिसे देखते ही उसके पसीने छूट गए। तभी उस लड़की की नींद खुली और वो चिल्लाते हुए बोली, अरे तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आए? मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ कैसे आया। कल रात से मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ये देख गुस्से में बैठी अनन्या ने अभिनव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। आखिर अभिनव कैसे इस अनजान लड़की के रूम में आया? क्या हुआ था कल रात उसके साथ? कौन है वो अनजान लड़की? कहीं इसके पीछे वैभवी का हाथ तो नहीं? अभिनव के साथ अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तभी दरवाजे पर एक ऐसे तूफान ने दस्तक दी जिससे उनकी आने वाली जिंदगी ही बदलने वाली थी। दरवाजे पर अनन्या के दादाजी हरदेव सिंह खड़े थे। अनन्या, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये आदमी? दादाजी, मुझे सच में नहीं पता ये लड़का कौन है और मेरे कमरे में कैसे आया। मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। चुप अनन्या, तुम्हें अच्छी तरह से पता था नियम क्या है, फिर भी तुमने उसे तोड़ दिया। और लड़के तू जो भी है, तूने जो हरकत की है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे। हमारे परिवार के कानून के हिसाब से आज से तू सिंह परिवार का दामाद है, लेकिन तू सिर्फ कहने का दामाद होगा तू। हरदेव ने तीखी नजरों से अभिनव को घूरा और अपने आदमियों से बोले, इसको इतना मारो कि कल रात का सब याद आ जाए। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझाता, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसीलिए उसने अपने आप को रोक लिया। कुछ देर बाद हरदेव ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, तुमने जो किया वो सही नहीं किया।
उसकी कीमत तुम्हें भुगतनी होगी। आज शाम अकरम की पार्टी में तुम्हारे साथ तुम्हारा पति भी होना चाहिए। अकरम का नाम सुनते ही अभिनव के पैर कांप गए थे। उसने पहले भी अकरम का नाम सुन रखा था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और हर एक बड़ा इंसान झुकता है, और वहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि हरदेव के कहे को नकार दे। इसीलिए अभिनव रात की पार्टी के लिए तैयार हो गया। तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और अब सच धज के पार्टी के लिए आ गए। अनन्या की बात का अभिनव के पास कोई जवाब नहीं था। अभिनव एक अनाथालय में पला गरीब था, तो वहीं अनन्या एक बड़े घर की बेटी थी। अभिनव, अब तो मेरी और इंसल्ट मत कराओ। इस भद्दी अंगूठी को उतार दो प्लीज। दरअसल ये अंगूठी अभिनव के पिता संजय की आखिरी निशानी थी, और संजय के इस दुनिया के जाने के बाद से अभिनव ने कभी भी अंगूठी नहीं उतारी थी। तो अपने गुस्से को पीते हुए अभिनव ने अनन्या की बात का जवाब दिया। सॉरी अनन्या, मैं ये अंगूठी नहीं उतार सकता, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अनन्या गुस्से में अंदर बढ़ने लगी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता गया। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर पहुँचे कि पीछे से आई एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। फटा सूट? ओ अच्छा, वेटर का काम मिला है तुम्हें यहाँ लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि देवेन था, जिसने अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी को अपने जाल में फांस लिया था। अरे अनन्या, तुम कब से ऐसे गरीबों के साथ रहने लगी? अभिनव कुछ बोलता उससे पहले ही अनन्या ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर देवेन और अभिनव भी दंग रह गया। अपनी हद में रहकर बात करो देवेन, अभिनव मेरा पति है। क्या? ये डिलीवरी करने वाला और तुम्हारा पति? ऐसा क्या देख लिया इसमें तुमने? देवेन की ये बात सुनकर अनन्या को और भी गुस्सा आ गया, और उसने इस बार जो कहा वो सुनकर तो आसपास के सभी लोग हैरान थे। सुन देवेन, वो जैसा भी है तुझ मवाली से तो बेटर ही है। कम से कम उसे औरतों की इज्जत करना आता है। वो ऐसे राह चलते किसी को भी भला बुरा नहीं कहता। आखिर अनन्या उसी अभिनव का पक्ष क्यों ले रही थी, जिसने एक ही रात में उसकी जिंदगी पलट कर रख दी थी? क्या अभिनव ने उसके दिल में जगह बना ली थी? अनन्या कुछ और कहती इससे पहले ही वहाँ उस पार्टी का होस्ट अकरम पहुँच गया, और अकरम को देखते ही देवेन बोल पड़ा। देखिए ना अकरम सर, ये फटे कपड़ों वाला आदमी बिना इनविटेशन के पार्टी में घुस आया है। गार्ड्स, इस आदमी को बुलाकर खाना बाहर ही दे देना। इसे हमारे गेस्ट के साथ खड़े होने मत देना। अकरम ने इतना कहा ही था कि उसकी नजर अचानक से अभिनव की उंगली पर गई, जिसमें अभिनव ने वही अंगूठी पहन रखी थी जिसे थोड़ी देर पहले अनन्या ने उतारने के लिए कहा था। और ये अंगूठी देखते ही अकरम के हाव भाव ही बदल गए। उसके चेहरे पर अचानक से खुशी के भाव छलकने लगे थे, और वो दौड़ता हुआ अभिनव के पास गया। आप जो भी हैं, मुझे आपसे बात करनी। क्या हम कमरे में अंदर जा सकते हैं? अकरम ने जैसे ही अभिनव को आप कहा और इतने सम्मान से कमरे में अंदर ले जाने लगा, तो वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अनन्या और हरदेव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के में अकरम ने क्या देख लिया। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अभिनव जैसे आदमी से आप करके बात कर रहा था। क्या राज है उस अंगूठी का जो अकरम जैसा पावरफुल आदमी अभिनव के सामने झुक गया? अभिनव हिचकिचाते हुए अकरम के पीछे पीछे जब कमरे में पहुंचा, तो अकरम ने जो बताया उसे सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। आप कहाँ थे? मैं पिछले 18 सालों से ढूंढ रहा था। आज फाइनली आप मिल गए। देखिए, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना तुम खुद के बारे में नहीं जानते। अपने हाथ की अंगूठी मुझे दिखाओ। अंगूठी का नाम सुनते ही अभिनव सदमे में आ गया, क्योंकि ये अंगूठी उसके पिता ने मरते वक्त से दी थी। अभिनव ने अंगूठी अपने हाथ से निकालकर जैसे ही अकरम को दी, अकरम ने अभिनव को गले से लगा लिया। अगले दिन अभिनव होटल सफायर पहुंचा, तो वहाँ के सिक्योरिटी ने उसे देखते ही रोक लिया। ये कहाँ चले जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है? उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुझे अंदर जाना है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंदर घुसने दूंगा? देख, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। फालतू तमाशा मत कर और निकल यहाँ से। सिक्योरिटी ऑफिसर अभिनव को अंदर नहीं जाने दे रहा था कि तभी उसके पास एक कॉल आती है, और वो कॉल उठाने के बाद उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, और तुरंत अभिनव के पास आता है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप प्लीज अंदर जाएं। अकरम सर रूम नंबर 108 में आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिनव बगैर देर किए वहाँ से आगे बढ़ा और रूम नंबर 108 में पहुँचा, तो इसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अभिनव चुपचाप इस कमरे में दाखिल हो गया। ये एक आलीशान स्वीट था। कमरे में बहुत कम रोशनी थी, लेकिन उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। अभिनव चुपचाप कमरे में दाखिल हो रहा था, और जब उसे कोई हलचल नहीं सुनाई दी, तो उसने हल्की आवाज में कहा, अकरम सर, मैं अभिनव आ गया हूँ। आप कहाँ हैं? अभिनव ने इतना कहा ही था कि एक आवाज उसे सुनाई देती है। आओ टाइगर, कहाँ थे तुम इतने साल? अभिनव ने आवाज सुनी तो वो उसके कदम एकदम से रुक गए। ये आवाज अकरम की नहीं थी। आप कौन? ये आवाज तो अकरम की नहीं है। ये आवाज बलराज की थी।
बलराज वही आदमी है जिससे अकरम अभिनव को मिलवाना चाहता था। अभिनव ने अभी भी इस कमरे में इस आवाज के पीछे के इंसान को नहीं देखा था। वो कुछ बोलता कि एक बार फिर से उसे आवाज सुनाई देती है। अकरम ने तो तुम्हें टाइगर मान लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तुम मेरे दोस्त संजय के बेटे हो, ये तुम्हें खुद प्रूफ करना होगा। तुम्हारे सामने एक कागज पड़ा हुआ है, उसमें जो चैलेंज लिखा हुआ है वो पूरा करने के बाद ही मैं तुम्हें टाइगर मानूंगा। अभिनव ने उस कागज को उठाया तो, लेकिन उठाते ही बगैर पढ़े उसने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर बलराज अभिनव की कैसी परीक्षा लेना चाहता था? क्या अभिनव इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा? क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन टाइगर कह रहा था? क्या राज है उस अंगूठी का? क्या अनन्या एक मामूली से डिलीवरी बॉय को अपना पति मान पाएगी? क्या कभी उसे अभिनव की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें या बने रहिए हमारे साथ। अभिनव का एटीट्यूड देखकर बलराज को संजय की याद आई। एक पल के लिए तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे संजय खुद उसके सामने खड़ा है। वही एटीट्यूड, वही अंदाज। तुम तुम्हारे पिता की जेरोक्स हो टाइगर। वो शेर थे, मैं सवा शेर हूँ। अगर आप भी मुझे टाइगर मान चुके हैं तो क्या मिशन शुरू किया जाए? क्यों नहीं। अगर अपने पिता के कातिल तक पहुंचना चाहते हो तो आज तुम्हें एक ऑक्शन जाना होगा। वहां क्या करना है उसकी डिटेल्स तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टाइगर। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। अरे अलायना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर अलायना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अलायना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़। अरे सीधा 50 करोड़? ये कौन है? अरे ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए इसीलिए सज धज के कोट पैंट पहन के आया है। अरे हाँ, 2 दिन पहले की मेरी ऑफिस पे लंच डिलीवर करने आया था। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे ही कोई ऐरा गहरा इतनी बड़ी नीलामी में कैसे आ गया? वहीं अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। अरे अनाउंसर भाई, इसके पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। आप ये नीलामी बंद करो, अलायना जी को ये विदेशी इम्पोर्टेड कालीन दे दो। नहीं नहीं भाई रुको, अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलायना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। इस कालीन के 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही इस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा। 60 करोड़। अरे फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए इस आदमी ने अभिनव को धक्का दे दिया, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि इस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ अमाउंट डालकर साइन करने लगा। उसे ये चेक भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सभी बहुत चक्के हो गए थे। अरे लगता है इस डिलीवरी बॉय ने अपने जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। देखो कैसे धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा है। अरे नीलामी वाले मैनेजर साहब, आप इसका बैंक चेक कर लेना। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहाँ मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो बैंक के मैनेजर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में क्यों खरीद रहा है, और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ हैं भी या नहीं। इस मैनेजर ने थोड़ी देर तक इस चेक की जांच पड़ताल की और ऑनलाइन जब उसने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। 800 करोड़। इसके बाद वो मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर अनाउंस करने लगा। ये नीलामी यहीं खत्म की जाती है और ये बेशकीमती कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंस किया तो वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं सबसे पीछे खड़ी हुई एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मिस अलायना ने, जिसने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उसके पास किसी का कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये कोई अभिनव करके कोई डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को 60 करोड़ में खरीद रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकले तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलायना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। इसके बाद अलायना ने अपनी नजरें उठाईं और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गईं, तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही अलायना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर नाम की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़?
क्या है अभिनव का राज? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा है दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? जानने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने भारत के हर घर में सुनी जाने वाली ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल मुफ्त में।